Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह सारे सेक्ट एक साथ मिलकर वैन सेक्ट के पास जाते हैं और उन्हें क्वेश्चन करते हैं और किस तरह विंग सबको बताता है कि वैन सेक्ट के लीडर झूठ बोल रहे हैं और वो जिस लड़की को अपनी डॉटर बता रहे हैं वो उनकी डॉटर नहीं है, क्योंकि उनकी डॉटर तो जब 10 साल की थी तभी मर गई थी और उससे वैन रूहान ने मार दिया था। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। विंग की बात सुनकर वैंसक लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लाउडली शाउट करते हुए कहते हैं, झूठ बोलना बंद करो, ये जो ब्यूटीफुल लड़की है ये मेरी डॉटर है। फिर वो अपने हाथों से कुछ इशारा करते हैं और वो लड़की जो पीछे खड़ी थी वो वैंसक लीडर के पास आ जाती है और उन्हें फादर कहती है। फिर वो लान वांगजी की तरफ देखती है, पर लान वांगजी उसे अपनी कोल्ड आंखों से देखता है और ये देखते ही उसे डर लग जाता है। पर फिर भी वो अपने फादर से पूछती है, फादर क्या ये मेरा हस्बैंड है? इस पे वैंसक लीडर कहते हैं, हाँ ये तुम्हारा फियांसे है, क्यों ना तुम जाकर अपने फियांसे को प्रॉपरली ग्रीट करो। ये सुनते ही विंग कहता है, अच्छा ऐसा क्या? पर अगर ये लड़की मेरे हस्बैंड के जरा से भी पास आई तो मैं इसे काट दूंगा। ये सुनने के बाद वैंसक लीडर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारे इस तरीके से मेरी बेटी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? विंग कहता है, मैं तो इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। पर तभी विंग को कुछ फील होता है और वो अपना कंसंट्रेशन उस पर डालता है। फिर वो कहता है, ओ माय गॉड, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सुनते ही मास्टर लान और बाकी सारे लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। विंग उन्हें बताता है। विंग सबको कहता है, अंकल मुझे पता नहीं कैसे, पर इन लोगों ने किसी भी तरीके से इन आयरन के कुछ पार्ट्स को ढूंढ लिया है और ये लोग उसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसे यहाँ पर फील कर सकता हूँ। इन आयरन इसी किसी एरिया में आसपास है। ये बात सुनते ही वैंसक लीडर बोलते हैं, यू एविल डेमोनिक कल्टिवेटर, ये तुम किस तरीके के इल्जाम लगा रहे हो? ऐसा कोई भी काम ना तो मैं और ना ही मेरे सेक्ट में कोई भी कर रहा है। पर उससे पहले ही विंग उसे कट करते हुए कहता है, मैं एविल डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो डेमोनिक कल्टिवेशन का मास्टर हूँ, मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन। और ये कहने के बाद विंग अपना हाथ ऊपर उठाता है और हिलाता है। विंग के हाथ में एक पत्थर आ जाता है जो कि ग्रे कलर का था। विंग उस ग्रे कलर के पत्थर को देखते हुए कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बता सकता है कि मेरी बिलोंगिंग किसी और पर्सन के पास रहेगी या नहीं, इंक्लूडिंग माई हस्बैंड। और इस पत्थर के लिए तो फिर वो अपने हाथ को बंद करने लगता है और वो जो ग्रे कलर का पत्थर विंग के हाथ में था वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग और खास करके वैंसक लीडर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। विंग सोचता है कि मैंने इस इन आयरन को अभी तो डस्ट में कन्वर्ट कर दिया, पर मुझे फिर भी इसके पार्टिकल्स और इन आयरन की एनर्जी अपने आसपास इस पूरी एरिया में फील हो रही है। विंग समझ जाता है कि कभी भी इन आयरन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसे मिट्टी में भी कन्वर्ट करने के बाद इसकी एनर्जी और पार्टिकल्स उस एरिया में घूमते रहेंगे और वो अपने आप कभी न कभी एक दूसरे से जुड़ के दोबारा से इन आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे। या ऐसा कोई पर्सन जिसे डेमोनिक कल्टिवेशन आता हो वो इन एनर्जी और इन पार्टिकल्स से दोबारा से उन्हें जोड़ के इन आयरन बना सकता है। पर विंग ये बात समझ गया था कि ये जो इन आयरन है वो अभी तो आपस में नहीं जुड़ सकता। इन्हें दोबारा से जुड़ के इन आयरन बनने में कम से कम सेंचुरीज़ का टाइम लगेगा और तब तक विंग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग वैंसक लीडर और उनकी डॉटर को देखता है, मतलब कि फेक डॉटर को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उस डर की आंखों के साथ ही विंग को देख रहे थे। विंग कहता है कि जैसे अभी मैंने इन आयरन को डस्ट में कन्वर्ट किया है वही सेम हाल तुम्हारी डॉटर को होगा अगर उसने मेरे हस्बैंड की तरफ देखने की भी कोशिश की तो। ये सब देखने और सुनने के बाद लैंस चैन को रहा नहीं जाता और वो कहते हैं, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरा ब्रदर ही पजेसिव है। ये सुनते ही विंग स्वीटली स्माइल करता है और कहता है, मैं उतना पजेसिव नहीं हूँ, लेकिन बैंडिंग के अलावा अगर किसी भी बैंड मेंबर ने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो मैं उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विंग जब सबकी तरफ देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि विंग इस बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा और जोक की तरह
सबको लग रहा है कि विंग जोक कर रहा है। विंग वेंसेक लीडर की डॉटर की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। विंग की ये सारी बातें सुनने के बाद वेंसेक लीडर को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रहा था और उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत विंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही एक स्टेप विंग की तरफ बढ़ाते हैं वैसे ही एकदम से धक्का खा के पीछे चले जाते हैं और विंग और वेंसेक लीडर के बीच में वेनिंग आके खड़ा हो जाता है। वेनिंग कहता है, उन लोगों को अकेला छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वेनिंग के गुस्से वाली आंखें देख के सेक्ट लीडर वैन तुरंत अपनी डॉटर का हाथ पकड़ते हैं और दोनों कुछ स्टेप्स पीछे चले जाते हैं। फिर वो विंग से कहते हैं कि तुम अपने इस पेट को वापस बुला लो वरना मुझे मजबूरी में आके इसे मारना होगा। हाँ, मतलब वैसे तुम उसे मार ही सकते हो। खैर, विंग कहता है कि वैनिंग किसी का भी पेट नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने मन से करता है। वैनिंग जिसे पसंद करता है वो उसे पसंद करता है। वैनिंग जिससे नफरत करता है उससे नफरत करता है और वैनिंग जिसे मारना चाहता है वो भी उसकी मर्जी है, उसे कोई कंट्रोल नहीं करता। ये सारे उसके चॉइस हैं। वेंसेक लीडर कहते हैं, झूठ मत बोलो, यहाँ पर हर कोई जानता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जो फायर स्क्रॉप को बनाता है और उसे कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि इस वैनिंग को भी। विंग कहता है, अच्छा ऐसा क्या? फिर वो वांग जी के कानों में कुछ कहता है और वांग जी धीरे से स्माइल करते हुए नोट कर देता है, मतलब अपना सर हिला देता है। विंग कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही ठीक, मैं अभी कुछ फायर स्क्रॉप को बुला देता हूँ जो इस एरिया में होंगे। और ये कहने के बाद विंग सीटी बजाने लगता है और तुरंत आसपास के जंगल और पहाड़ों के आसपास से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं और वहाँ से बहुत सारे फायर स्क्रॉप आने लगते हैं। उनके आसपास बहुत ही सारा अंधेरा और धुआं भी होने लगता है। विंग के साथ जितने भी मैन सेक्ट के लीडर्स और उनके मेंबर आए थे वो उन फायर स्क्रॉप को देखने के बाद जरा सा भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा और वो इन फायर स्क्रॉप को एकदम आराम से कंट्रोल कर सकता है। पर मैन सेक्ट लीडर उन सारे फायर स्क्रॉप को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो सारे फायर स्क्रॉप विंग के साथ जो बाकी सारे सेक्ट मेंबर्स आए थे उनके और वैन सेक्ट लीडर के बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार बना लेते हैं, मतलब एकदम आसपास एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं दीवार की तरह। विंग कहता है कि अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में ये नहीं बताने वाले कि ये लड़की असलियत में किसकी डॉटर है, या फिर मुझे उस गर्ल को यहाँ पर लाकर उस पर एम्पैथी करनी पड़ेगी? ये सुनते ही वैन सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम मेरी डॉटर को छूने की भी कोशिश नहीं करोगे। और वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और वैन सेक्ट के बाकी मेंबर्स और सोल्जर्स को भी यही करने को कहते हैं। वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड्स निकालने वाले थे ये वांगजी देख लेता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने अपने स्वॉर्ड्स को नहीं निकाला और इस वार में जो कि सिर्फ पावर के लिए हो रही है उस पर फाइट नहीं किया तो ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने अपने स्वॉर्ड्स को निकाला और इनसे फाइट करने की कोशिश की तो तुम लोगों का भी हाल वही होगा जो तुम्हारे सेक्ट लीडर का होगा। वो सारे वैन सेक्ट मेंबर्स और सोल्जर्स वांगजी की बात सुनने के बाद वहीं पर उसी सिचुएशन में फ्रोज हो जाते हैं और फिर वो वांगजी की बात के बारे में सोचते हैं। उन लोगों को भी पता था कि अगर ये वार होगा तो उन लोगों का हारना पक्का है और अगर वो जीत भी गए तो उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो सारे लोग धीरे धीरे करके अपने एक एक कदम पीछे ले लेते हैं और अपने पोजीशन से पीछे चले जाते हैं। लैंस चैन जब भी देखता है कि वो सारे सेक्ट मेंबर्स और सोल्जर्स पीछे हो चुके हैं और वो किसी भी तरीके से वैन सेक्ट लीडर का इस वार में कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, तो वो कहता है, वैन सेक्ट लीडर, हम सब यहाँ पर आपको आपकी पनिशमेंट देने आए हैं क्योंकि आपने मेरे एक क्लान के मेंबर्स और मेरे एक फैमिली मेंबर पर अटैक करने की कोशिश की और उसे जान से मारने की कोशिश की। वैन सेक्ट लीडर कहते हैं कि सबसे पहले तो वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर नहीं है और यहाँ पर आए किसी भी पर्सन को उन दोनों के मैच को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। और मास्टर लान, आपने कैसे एक बी सेक्ट के मेंबर को, पर उससे पहले ही विंग उन्हें कट करते हुए कहता है, वी सेक्ट, तुमको वी सेक्ट के बारे में कैसे पता? ये सुनने के बाद वैन सेक्ट लीडर थोड़ा से प्राउडली स्माइल करते हैं और कहते हैं, हम लोगों के पास एक लाइब्रेरी है। ये सुनने के बाद मास्टर लान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है? उस टाइम तो वी सेक्ट के बारे में। पर उससे पहले ही वैन सेक्ट लीडर उन्हें कट करते हुए कहता है,
ओल्ड मैन, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी कही हुई बातें हम सब के लिए एक लॉ है? वेंस एक्ट वही करता है जो उसका मन करता है। अगर हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन सही लगती है और हमें लगता है कि हम उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को सही से संभाल के रखते हैं। गाइस, यहाँ पे मतलब ये बात हो रही थी कि विंग का एक वीस एक्ट है, ये बात सिर्फ विंग को पता थी, और लांस एक्ट ये कुछ बहुत ही ओल्ड मेंबर को पता थी। और उसने जब ये बात मार्सलान से कही थी, वहाँ पे बहुत पहले जब एक मीटिंग नहीं हुई थी, जहाँ पे मार्सलान और लैंस ने उसे इनवाइट किया था, और उसने सारी पोल खोल के रख दी थी, तब लैंस को भी वी सेट के बारे में नहीं पता था। तो विंग बहुत ज़्यादा डाउट में था कि आखिर वैन सेट को वी सेट के बारे में कैसे पता। तो मार्सलान उससे यही कहते हैं कि वी सेट के बारे में तुम्हें कैसे पता हो सकता है, क्योंकि तब मैंने कहा था सारे क्लान्स को कि वी सेट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो वी सेट की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने ख़त्म करने को तो कही थी, पर वैन सेट तो यार ऑब्वियसली विलन है, ऐसे कहते किसी की भी बात मान लेंगे। तो उन्होंने बात नहीं मानी थी, और वो सारी जो भी वी सेट की इन्फॉर्मेशन थी उनके क्लान में उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, और उसे अभी भी संभाल के रखा हुआ है। वैसे लीडर की बात सुनने के बाद विंग लैंस चैन और मार्सलान की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ एक मिनट। फिर वो वांगजी का हाथ पकड़कर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वांगजी और विंग दोबारा से एक प्लेस पे टेलीपोर्ट होते हैं तो वो वेन सेक्ट की लाइब्रेरी थी। वांगजी उस डार्क प्लेस को देखने के बाद विंग से पूछता है, विंग ये हम कहाँ हैं? विंग कहता है कि ये वेन सेक्ट की हिडन लाइब्रेरी है। फिर वो अपने हाथ से एक बुक सेल्फ की तरफ इशारा करता है, और वो बुक सेल्फ वहाँ से हट जाता है, और उन लोगों को वहाँ पर एक छोटे से रूम का रास्ता दिखता है। विंग कहता है पर वो इस हिडन लाइब्रेरी के अंदर एक और हिडन रूम है। फिर विंग और वांगजी दोनों उस रूम में एंटर होते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल्स थे। विंग जब उन स्क्रॉल्स को खोल के देखता है तो उसमें वी सेट को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, और भी बाकी सेट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस उन स्क्रॉल्स में थी। वांगजी कहता है हमें इन स्क्रॉल्स को अपने साथ ले जाना चाहिए। फिर विंग और वांगजी उन सारे स्क्रॉल्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और विंग उन स्क्रॉल्स और वांगजी के साथ दोबारा से बाकी सारे सेक्ट मेंबर्स के पास चला जाता है। विंग वैन सेक्ट लीडर की तरफ देखता है, जो कि उसे अभी भी शौक के साथ देख रहे थे, और कहता है मेरी फैमिली रिलेटेड स्क्रॉल्स को बचाने के लिए थैंक यू, पर मैं इन स्क्रॉल्स को और जो भी ऐसे स्क्रॉल्स हैं जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका यूज़ करके वैन सेक्ट किसी भी सेक्ट को हार्म पहुंचा सकता है, हम उन सारे स्क्रॉल्स को यहाँ से ले जा रहे हैं। पर इन स्क्रॉल्स में अगर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे काम का नहीं हुआ तो हम वैन सेक्ट को वो वापस कर देंगे। ये कहने के बाद विंग और वांगजी उन सारे स्क्रॉल्स को लांस सेक्ट के कुछ मेंबर्स को दे देते हैं, और कहते हैं वापस जाने के बाद इन सारे स्क्रॉल्स को मार्सलान और लैंस चैन को दे देना। लैंस चैन, जो कि अभी तक वांगजी और विंग के आने का वेट कर रहा था, वो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे ब्रदर को मैनिपुलेट करके, जो कि ऑलरेडी मैरिड है, इस गर्ल से दोबारा से उसके मैरिज कराने की कोशिश करने के लिए गिल्टी डिक्लेयर करता हूँ, और मैं एज ए चीफ कल्टिवेटर तुम पर और इस गर्ल पर एम्पैथी करूँगा, और ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये सब करने के पीछे तुम लोगों का ट्रू मोटिव क्या था, और उसके बाद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के वोट पे तुम दोनों की पनिशमेंट डिक्लेयर की जाएगी। फिर वो वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है यंग मास्टर वैन, क्या आप इन दोनों को अपने साथ लान क्लान ले चल सकते हैं? वैनिंग कहता है यस चीफ कल्टिवेटर, और इसके बाद उन दोनों के पास जाता है और एक बाइंडिंग स्ट्राइक में उन दोनों को बंद कर देता है, जो कि वैनिंग ने खुद ही बनाई थी। वैनिंग कहता है चीफ कल्टिवेटर, मैं इन दोनों को कैसे लेके आऊँ, चलते हुए या? लैंस चैन उसके बाद समझ जाता है कि वैनिंग क्या कहना चाह रहा है, मतलब चलते हुए या उनको ज़मीन पर घसीटते हुए। लैंस चैन कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर ऐसा करने में इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा। फिर वो दो सेक्ट मेंबर्स को देखते हैं और कहते हैं कि क्या आप दोनों इन दोनों को अपने साथ ला सकते हैं? वो दोनों ये सुनते ही हाँ कह देते हैं। वांगजी पूछता है कि अगर इन दोनों को इस बाइंडिंग स्ट्राइक से हैंग कर दिया जाए तो क्या होगा? वैनिंग कहता है कि ये बाइंडिंग स्ट्राइक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर इन लोगों को कुछ ईयर्स भी इन बाइंडिंग स्ट्राइक से हैंग कर दिया जाएगा तब भी उन स्ट्राइक्स का कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही विंग स्माइल करने लगता है और वांगजी को हक कर लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है वांगजी क्या कहना चाहता था। ये वांगजी की उन लोगों को पर्सनल पनिशमेंट थी,
क्योंकि उन लोगों ने विंग को हार्म करने की कोशिश की थी। वैनिंग कहता है कि अगर इन्हें हम हवा में लटका दें तो ये दोनों अपने शरीर को हिला भी नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद मार्शलान पूछते हैं कि क्या तुम्हें इन दोनों की चिंता हो रही है। वैनिंग कहता है नहीं, मुझे तो उनकी चिंता हो रही है जो कि इन दोनों को पकड़ेंगे। ये सुनते ही सारे वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो हंसने लगते हैं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता पड़ा कि वो लोग हंस क्यों रहे थे। और अगर यार ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हुआ, जो कि मुझे लगा कि लास्ट का पार्ट में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आप लोग जाकर इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी और मैं चैप्टर आपको बता देती हूँ। 38 चैप्टर का एकदम लास्ट का पार्ट था। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसको रीड भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।